स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर, नज़र आ रहा है। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 7-8 है स्ट्रीम फ्लो के बारे में। आज के लेक्चर में हम वाटर स्टेज और इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर स्टेज क्या चीज़ है और कौन कौन से तरीक़ों से हम इसको मेजर कर सकते हैं। स्टेज गेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेज गेज है क्या और इसके कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। स्ट्रीम गेजिंग के लिए साइट सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेंगे। कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास जिससे हम स्ट्रीम फ्लो को मैयर कर सकते हैं। करंट मीटर क्या चीज़ है और हमारे पास जो डाटा आएगा उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या चीज़ है हमारे पास? स्ट्रीम इज़ अ फ्लो चैनल into which the surface runoff from a specific basin drains। बेसन मतलब जिसको हम केजमेंट एरिया भी कह सकते हैं, और वाटरशेड भी कह सकते हैं। केजमेंट एरिया और या इसको वाटरशेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीम किस चीज़ को कहा जाता है? स्ट्रीम कहा जाता है उस चैनल को, यानी एक फ्लो चैनल जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास जो सरफेस रन ऑफ होगा ना, सरफेस रन ऑफ वो बहेगा कि, यानी परस करें ये मेरे पास इस तरह की कोई माउंटेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सरफेस रन अप होगा वो यहाँ पे आके किसी पॉइंट पे आके कलेक्ट होगा, ठीक है। परस करें ये वो पॉइंट है, ये वो ड्रेन है, ये वो चैनल है जहाँ पे ये सरफेस रन अप आके कलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम स्ट्रीम कह सकते हैं। समझ आ रही है बात की? यस सर। स्ट्रीम भी कह सकते हैं इसको, चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। सही है स्ट्रीम सर। में जो फ्लो है, सर जिस स्ट्रीम में, जी सर जी, जिस पॉइंट पे हमारे पास पानी रुकता है वहाँ पे सर स्ट्रीम होगा। जिस पॉइंट पे पानी आके रुकता है, रुकता तो खैर नहीं है क्योंकि ड्रेन होगा आपके पास किसी दूसरे पॉइंट को, इस तरह इस डायरेक्शन में आपके पास ड्रेन होगा या इस डायरेक्शन में ड्रेन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सरफेस पे पास तो सर। बेसिकली एक चैनल सा बन जाता है जिसमें आपके पास वाटर की फ्लो होती है, ठीक है। तो उस चैनल को कहा ठीक। जाता है स्ट्रीम। सही है सर। स्ट्रीम में जो फ्लो होती है वो हम मेजर करते हैं डिस्चार्ज की यूनिट में, और डिस्चार्ज की यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड को क्यूमिक्स भी कहा जाता है। अगर आपके सामने कहीं पे लिखा नजर आए क्यूमिक्स, तो क्यूमिक्स का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। और आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ में आपने देखा होगा कि आप आज जो है फ्ला दरिया में इतने क्यूसेक पानी है। तो इतने क्यूसेक्स का क्या मतलब है? क्यूसेक्स का मतलब क्यूबिक फीट पर सेकंड, ठीक है। क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो स्ट्रीम की जो फ्लो है वो मैयर होता है डिस्चार्ज की यूनिट में, और डिस्चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूबिक फीट पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड को क्यूमिक्स भी कहा जाता है, और क्यूबिक फीट पर सेकंड को क्यूसिक्स भी कहा जाता है। स्ट्रीम गेजिंग हमारे पास क्या है? स्ट्रीम गेजिंग हमारे पास है, इट इज अ टेक्निक यूज टू मेजर द डिस्चार्ज और द वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग थ्रू अ चैनल पर यूनिट टाइम ऑफ अ स्ट्रीम। यानी किसी स्ट्रीम में अगर परस करें मेरे पास इस तरह की एक चैनल है, एक स्ट्रीम है जिसमें ये मेरे पास वाटर की लेवल है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर टेबल है। अब इसमें जो ये पानी है, कितनी वॉल्यूम ऑफ पानी जो है पर यूनिट टाइम बह रहा है, ठीक है। यानी एक सेकंड में कितने वॉल्यूम ऑफ पानी जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मेरे पास बेसिकली क्या चीज़ है? डिस्चार्ज है, क्यू। डिस्चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज को मेजर करने का नाम क्या है? स्ट्रीम गेजिंग। ये टेक्निक, इस टेक्निक का डिस्चार्ज को मेजर करने की जो टेक्निक है, इसको इसका नाम क्या है? स्ट्रीम गेजिंग। The height of water in the stream channel, known as a stage or gauge height, can be used to determine the discharge in a stream। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हाइट ऑफ वाटर है ना, ठीक है, ये मेरे पास वाटर टेबल है, ये वाला, ये मेरे पास वाटर टेबल है, ये ग्रीन लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? वाटर की डेप्थ है, जिसको अगर प्रेस करें मैं डिनोट कर दूँ डी से। तो जो वाटर की जो डेप्थ है, इस डेप्थ को स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्टेज भी कहा जाता है और इसको गेज हाइट भी कहा जाता है। स्टेज भी कहा जाता है या गेज हाइट भी कहा जाता है। और इस डी डेप्थ को, यानी इस डेप्थ डी को मैं यूज कर सकता हूँ किस चीज के लिए? डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए। क्यों मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस डेप्थ डी को डिस्चार्ज के साथ रिलेट कर लूँ? वो इसलिए कि हर वक्त मेरे लिए
पॉसिबल नहीं होगा कि मैं डिस्चार्ज को मेजर कर लूँ। तो डिप के साथ अगर डिस्चार्ज का कोई रिलेशन हो तो उस रिलेशन को यूज करके मैं सिर्फ डिप की वैल्यू को यूज करके डिस्चार्ज को डायरेक्टली फाइंड कर सकूंगा। इसका फायदा क्या है या किस तरह हम फाइंड करेंगे, इस लेक्चर के लास्ट में इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, उसमें फिर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अब समझ आ गई ये डी की, के डी को स्टेज या गेज हाइट भी कहा जाता है और डी को यूज भी कर सकते हैं हम, यानी डेप्थ ऑफ वाटर को हम यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए। यस सर। अच्छा जी, stream flow representing the run-up phase of the hydrological cycle is the most important basic data for hydrological studies. स्ट्रीम फ्लो असल में हमारे पास क्या है, स्ट्रीम फ्लो रिप्रेजेंटिंग द रन अप पेज। रन अप पेज हमारे पास जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें हमारे पास ढेर सारे कंपोनेंट्स थे ना, उसमें हमारे पास इवापोरेशन था, कंडेंसेशन था, प्रिसिपिटेशन था, डीप पर्कुलेशन थी, एक था रन अप जो सरफेस के ऊपर जो जमीन या ये अगर मेरे पास ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पानी बह रहा था, जो रन अप था हमारे पास, ये कंपोनेंट क्या है, स्ट्रीम फ्लो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वही रन अप फेज है हमारे पास, प्रिसिपिटेशन का वो कंपोनेंट जो जमीन के ऊपर बह रहा है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही पानी असल में हमारे पास क्या होगा, यही पानी असल में दरिया में बहेगा, तो इसीलिए ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम स्टडी कर लें, क्योंकि दरिया में जो पानी बहेगा हमें उससे गरज है ना, उससे हमें मतलब है कि दरिया में हमारे पास कितनी पानी बहेगा, हमारे पास फ्लड आने के चांसेस कितने होंगे, हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ वाटर होगी किसी स्पेसिफिक चैनल में, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में, कि उस पानी के ऊपर हम डैम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो इसीलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Stream flow is the only part of hydrological cycle that can be measured accurately as compared to the other parameters of hydrological cycle like evaporation, deep percolation, etc. Stream flow जो है वो हम accurately measure कर सकते हैं। Runoff from a catchment can be determined by measuring the discharge of the stream draining it. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, यानी जिस तरह मैं ड्रा करता रहता हूँ ना कि ये मेरे पास परस करे एक केजमेंट एरिया है, परस करे ये मेरे पास एक माउंटेन है और ये मेरे पास एक माउंटेन है, और जैसे मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये मेरे पास सरफेस रनर जो है इस तरह कलेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं किस तरह से मेजर करूंगा कि इस स्पेसिफिक केजमेंट एरिया से, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, तो इस स्पेसिफिक केजमेंट एरिया से मेरे पास कितना पानी जो है ये ड्रेन हो रहा है, क्यू मीन्स के कितना डिस्चार्ज, कितनी पानी हमारे पास ड्रेन हो रही है। तो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, वो इस तरह हम मेजर कर सकते हैं कि जो चैनल में ये पानी आके कलेक्ट होगा, जिसमें ये पानी जो है बहेगा, ठीक है, जिसमें ये ड्रेन होगा, ठीक है, जिसमें ये इस डायरेक्शन में ड्रेन होगा, तो उस चैनल में, उस स्ट्रीम में मैं मेजर कर लूंगा डिस्चार्ज को, तो उस डिस्चार्ज से मुझे क्या पता होगा, क्या पता चल जाएगा कि इस केजमेंट एरिया से आपके पास कितना पानी ड्रेन हो रहा है। इज इट क्लियर? यस। अच्छा अच्छा। नेसेसिटी ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट, जरूरत क्या है डिस्चार्ज को मेजर करने की। बाय मेजरिंग द डिस्चार्ज इन राइवर द इरिगेशन वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे पता हो किसी राइवर में आपके पास डिस्चार्ज कितनी है, तो उस डिस्चार्ज आपको पहले से पता हो कि आपके पास इतनी डिस्चार्ज है, यानी परस करेगा 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आगे जाके आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट के किस पॉइंट के ऊपर आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट है। बाय मेजरिंग फ्लो इन राइवर्स फ्लड वार्निंग कैन बी इशूड, ठीक है, फ्लड वार्निंग भी आप इशू कर सकते हैं, यानी आपके पास फ्लो को जब हम राइवर्स में मेजर करते हैं ना, यूजुअली जो न्यूज में हमें सुनाते हैं कि आज जो है फ्ला राइवर में इतनी क्यूसिक की पानी है, तो बेसिकली वो हमें क्या दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आज जो है इतनी क्यूसिक की पानी है, अगर ये इस रेंज को क्रॉस कर ले तो आप तैयार रहे कि आप अपनी घरों को एवाकुएट कर लें, खाली कर लें। बाई मेजरिंग फ्लो एंड कैनाल क्वांटिटी ऑफ लॉसेस कैन बी नोन, लॉसेस को भी हम फाइंड कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द राइवर हेल्प्स फॉर फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च में भी काम आ सकता है कि आपके पास 2010 में इस राइवर में कितना पानी था, 2011 में कितना पानी था, 12 में कितना था, 13 में, 2030-40 में आपके पास कितना पानी पॉसिबल है, तो फ्यूचर रिसर्च में भी हेल्प दे सकती है। जहाँ पे हमने डिस्चार्ज मेजर करना होगा किसी स्ट्रीम का, किसी राइवर का, तो उसके लिए हम कौन से साइट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी अगर मेरे पास परस करे ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ ना, टॉप व्यू, अगर ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ किसी राइवर में जिसमें ये आपके पास पानी बह रहा है, ठीक है, ये उस राइवर का आपके पास शेप है, ठीक है, इस तरह। अब कौन से पोजीशन के ऊपर मुझे डिस्चार्ज को मेजर करना चाहिए, यहाँ पे मुझे सेक्शन लेना चाहिए, इस सेक्शन के ऊपर मेजर कर लूँ, इस सेक्शन के ऊपर मेजर कर लूँ,
या ये वाला सेक्शन मेरे लिए बेटर रहेगा। तो कौन से सेक्शन के ऊपर मेरे लिए बेटर रहेगा ताकि आसानी रहे मेरे लिए, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को हमने मद्देनजर रखने होंगे। नंबर वन, द बेड एंड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम शुड बी फर्म, सख्त होने चाहिए। बेड मतलब, बैंक्स मतलब किनारे, बेड मतलब यानी अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना लूं, फर्ज करें मेरे पास इस तरह की एक ट्रेपेजॉइडल शेप है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर टेबल है, तो ये मेरे पास इसका हो गया बेड, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, इसके बैंक्स, ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या है, बेड। तो बेड और बैंक्स दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, सख्त होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज कोई एक शेप हो साइल का बना हो, आज एक शेप हो, दूसरे दिन उसमें इरोजन हो तो कोई दूसरी शेप उसकी बन गई हो। स्टेबल हो, सो एज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ एरिया डिस्चार्ज रिलेशनशिप, ताकि हमारे पास जो डेटा हो कंसिस्टेंट हो। क्योंकि अगर आज एक शक्ल की हो, कल उसमें इरोजन की वजह से उसकी शक्ल चेंज हो गई हो, दिन ब दिन उसकी शक्ल चेंज होती जाती हो, तो फिर हमारे पास जो डेटा होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। The bed and banks should be free from vegetal growth, boulders or other obstructions like bridge piers etc. हमारे पास जो किनारे होंगे, जो बेड होंगे, उसमें आपके पास कोई वेजिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, कोई पौधे वगैरह नहीं होने चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। There should be no longer overflow section at flood stage. There should be no larger overflow section at flood stage, मतलब ये कि आपके पास जो है, जो चैनल आपने सेलेक्ट किया है ना, ऐसा ना हो कि आपके पास ये उसमें, आपके पास नॉर्मल कंडीशन में ये आपके पास वाटर टेबल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्लड की कंडीशन में आपके पास डेप्थ यहाँ तक पहुंच जाए, फिर तो पानी पे यहाँ पे आके साइडों में बह जाएगा। चैनल तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, जो डेटा हमने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था वो इस चैनल का होगा। अब फ्लड के दौरान जो है पानी ओवरफ्लो कर रहा है साइडों में, तो ऐसा सेक्शन भी ना हो कि फ्लड के दौरान जो है ओवरफ्लो कर ले, ठीक है। क्योंकि हमारे पास साइड में फ्लो होकर जाएगा तो फिर जो डेटा हमारे पास होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, डेटा हमारे पास सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। सही समझ आ रही है ये बात की। Yes, sir. हाँ सर आ रही है। अच्छा जी। द सेक्शन शुड बी स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 10 to 20 टाइम्स द width ऑफ द स्ट्रीम। यानी हमारे पास जो width है ना स्ट्रीम का, ये जो width है हमारे पास स्ट्रीम का, ठीक है, और ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ हमारे पास 10 to 20 टाइम्स होने चाहिए, 10 to 20 टाइम्स होना चाहिए इस वेट का। देखिए अब ये जो इसके जो बैंक्स है, ये बैंक्स और ये बेड, ये कंक्रीट के बनाए गए हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पे साइल के बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास इरोजन हो सकती है, शेप वगैरह चेंज हो सकती है, और यहाँ पे आपके पास चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपके पास ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसका शेप वगैरह चेंज नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्टली हमारे पास आज जो शेप है कल भी वही शेप हमें देखने को मिलेगी। द स्ट्रीम गेजिंग स्टेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल, थोड़ी इजीली एक्सेसिबल भी हो, ऐसा ना हो ऐसी पोजीशन पे ना हो जो कि आसानी से हम उसको रसाई नहीं कर सकते। स्टेज ऑफ वाटर, स्टेज ऑफ वाटर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। स्टेज ऑफ वाटर या इसको हम गेज हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। किस चीज को कहते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर को, कि आपके पास वाटर की डेप्थ कितनी है। द स्टेज ऑफ द वाटर इज डिफाइंड एज द वाटर सरफेस एलिवेशन measured above a datum। यानी अगर मेरे पास फर्ज करें ये एक चैनल है और इस चैनल में मेरे पास जो पानी की डेप्थ है, ठीक है, ये जो डेप्थ है मेरे पास पानी की, ये इस डेप्थ को क्या कहा जाता है, स्टेज, या इसको गेज हाइट भी कहा जाता है। और इसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, एलांग किसी रेफरेंस एक्सिस के अगेंस्ट। और रेफरेंस यानी वो डेटम आपके पास क्या हो सकता है, वो डेटम आपके पास ये बेड भी हो सकती है, और वो डेटम आपके पास मीन सी लेवल भी हो सकता है, ठीक है, मीन सी लेवल, या आपके पास कोई भी आर्बिट्री डेटम हो सकती है। तो अब मीन सी लेवल के अगेंस्ट आप मेजर करेंगे तो आपके पास जो डेप्थ होगा उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर आप इस बेड के अगेंस्ट करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो आप किसी भी आर्बिट्री डेटम के अगेंस्ट इसको मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर किस तरह करेंगे, जो जो डेप्थ ऑफ वाटर है, ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है, इस डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर हम किस तरह करेंगे, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए जो स्ट्रीम गेज है ना, गेज या गेज हाइट या जिसको हम स्टेज कह सकते हैं, उसको हम मेजर किस तरह करेंगे। तो इसके लिए जो मेजरिंग गेजेस है हमारे पास वो दो किस्म के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस और रिकॉर्डिंग गेजेस। जिस तरह हमने प्रिसिपिटेशन में नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस के बारे में पढ़ा था और रिकॉर्डिंग रेन गेजेस के बारे में पढ़ा था, तो याद है आप लोगों को नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या, नॉन रिकॉर्डिंग, अब इस केस में आपके पास नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस कौन से होंगे, नॉन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होगा,
सर हमारे पास जो डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है। डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है, यानी डेटा को कोई किसी प्रॉपर माइक्रोफोन का ऑब्जर्व कर डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ हम उससे मैन्युअली जाके खुद रीडिंग लेंगे, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग एजेस होगी वो हमें डेटा रिकॉर्ड करके देगा। डेटा रिकॉर्ड करके देने का मतलब ये कोई हमें ग्राफ प्लाट करके देगा। तो जो ग्राफ हमें प्लाट करके मिलेगा ये इस एक्सिस पे टाइम होगा और इस एक्सिस पे डेप्थ होगा। तब टाइम के अगेंस्ट पहले दिन पे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो हमें डेप्थ जो है वर्सेस टाइम का एक ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हमें डाटा भी रिकॉर्ड करेगा और इससे ये हमें डेटा हम रीडिंग भी ले सकेंगे और डेटा खुद ब खुद रिकॉर्ड भी हो जाएगा। नॉन रिकॉर्डिंग में आपके पास डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि आपने खुद जो है मैनुअली जाके रीडिंग लेनी होगी। अब नॉन रिकॉर्डिंग गैजेस हमारे पास कौन कौन से टाइप थे? नॉन रिकॉर्डिंग गैजेस के फर्दर जो है ये हमारे पास इसके चार किस्म है। एक है वर्टिकल स्टॉप गेज। वर्टिकल स्टॉप गेज जो है एक सिंपल हमारे पास एक स्टॉप रॉड होता है, जिसको पानी के अंदर आप डुबो लेते हैं या परमानेंटली पानी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो रीडिंग होगी उस रीडिंग से हमें अंदाजा होगा कि हमारे पास वाटर जो है उसकी डेप्थ कितनी है, हमारे पास जो गेज हाइट है वो कितनी है। अब इस वर्टिकल स्टॉप गेज को देखें कि इसको स्टेबल रखना वाटर में इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बेस के ऊपर इसको हमने मुकम्मल तौर पर फिक्स्ड रखना होगा, ठीक है, क्योंकि पानी की बहाव जो है इसको गिरा सकती है। तो इसको स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो जहाँ पे आप इसको चाहते हैं कि आपके पास परमानेंटली स्टेबल अपनी पोजीशन में हो, तो आप इंक्लाइंडली भी इंस्टॉल कर सकते हैं स्टॉप गेज को। तो जो इंक्लाइंडली इंस्टॉल हो किसी, या देखिए बैंक के ऊपर जो है इंक्लाइंडली इंस्टॉल किया गया है, तो ये हमारे पास हो गया इंक्लाइन स्टॉप गेज। तो ये आपके पास अब इसमें स्टेबिलिटी की कोई इशू नहीं होगी। जो तीसरा हमारे पास है वो है हमारे पास है सेक्शन स्टॉप गेज। सेक्शन स्टॉप गेज मतलब ये, अब आप यहाँ पे देखें अगर आपके पास ये जो गेज है, अब इस तरह तो हमारे पास नहीं, पॉसिबल नहीं है ना कि हम 20-25 मीटर की एक गेज लगा लें, ठीक है। तो अब अगर पानी की डेप्थ यहाँ तक पहुंच जाए तो ये दोनों तो डूब जाएंगे ना। तो इसलिए कन्वीनियंट फासले के ऊपर हमने मुख्तलिफ स्टेज गेजेस लगाए हुए हैं। अगर परस करें मुझे यहाँ पे कोई रीडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग प्लस यहाँ तक जो पुल रीडिंग है, ये दोनों रीडिंग कुल मिला के हमारे पास यहाँ तक रीडिंग मिल जाएगी। बात की समझ आ रही है? यस सर। तो सर इसकी समझ नहीं आई। सेक्शन स्टॉप गेज जो है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो ये जिस तरह ये इंक्लाइन स्टॉप गया है ना, अब परस करे पानी की लेवल आपके पास यहाँ तक पहुंच जाए। अब ये तो डूब गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें रीडिंग किस तरह मिलेगी? तो एक डूब गया है तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई दूसरा, इसके बाद आप कोई दूसरा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर ये एक डूब गया है तो इसका मतलब कि एक की कंप्लीट रीडिंग हो गई है और दूसरे के ऊपर आपके पास जो है रीडिंग है, परस करे एक की डेप्थ जो है ये मेरे पास 5 मीटर की बराबर है। 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर ये हो गए, ठीक है। और इसके ऊपर अगर 3 मीटर की रीडिंग आ रही है तो +3। तो मेरे पास टोटल कितनी हो गई है? 28 मीटर की डेप्थ हो गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। अब 28 मीटर की एक स्टाफ रॉड तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं यहाँ पे वाटर में लगा लूँ, क्योंकि ये पॉसिबल है कि मैं 28 मीटर की यहाँ पे एक स्टाफ रॉड लगा लूँ, क्योंकि वो तो गिर जाएगा ना, अपनी वेट के थ्रू ही वो गिर जाएगा। उस किस तरह हम स्टेबल रखेंगे पानी में? तो जहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो कि एक स्टाफ गेज को हम यूज़ कर लें, तो वहाँ पे हम सेक्शन स्टाफ गेज को यूज़ कर लेते हैं, यानी कन्वीनियंट फासले के ऊपर ढेर सारे स्टाफ गेजेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस। इसके बाद जो हमारे पास है वायर वेट स्टॉप गेज। जो वायर वेट स्टॉप गेज, अब फर्ज करें आपके पास एक्सेसिबल नहीं है, ड्राइवर आपके पास एक्सेसिबल नहीं है कि आप वहां जा सके, या कोई और इशू है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फर्ज करें आपके पास एक ब्रिज है, ठीक है। अब ब्रिज के साथ इसको, इस असम्बली को आप इंस्टॉल कर सकते हैं ब्रिज के ऊपर। अब ये जो असम्बली है ब्रिज के ऊपर इंस्टॉल की गई है। अब इसके थ्रू आप किस तरह रीडिंग लेंगे? इसमें एक वायर अटैच होती है, ठीक है। अब उस वायर को आप नीचे ड्रैग करेंगे ताकि इसके सरफेस के साथ जो है, इसके सरफेस के साथ लग जाए। तो जितने वायर आपने नीचे लेकर गए होंगे, तो वहाँ यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी कि कितनी, यानी जिस तरह हम जो मेजरिंग टेप होती है ना, मेजरिंग टेप के थ्रू हम पैमाइश लेते हैं कि कितनी पैमाइश है आपके पास, 12 फीट है या 10 फीट। तो उस मेजरिंग टेप के ऊपर आप रीडिंग ले सकेंगे, आप खुद रीडिंग लेंगे कि आगे पास जो रीडिंग आ रही है, यानी परस करें मैं इसको अगर साइड से बना लूँ, परस करें ये मेरे पास वाटर टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने वायर गेज को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं वायर को नीचे इस तरह ड्रैग कर लूँ और इसके सरफेस के साथ जैसे ही ये लग जाए, इसको मैं नाम दे दूँ D1, और मैं रीडिंग ले लूँ इससे कि ये रीडिंग मेरे पास है 5 मीटर, ठीक है। अब ये बिल्कुल सरफेस की रीडिंग आ गई है। अब इसको मैं और नीचे लेके जाऊंगा बेड तक, ठीक है, और ये
इसके बाद जो है मैं ये बेड तक लेकर गया हूँ। अब जब ये बेड के साथ टकराएगा तो मेरे पास रीडिंग जो होगी, ठीक है, वो मेरे पास ज्यादा होगी। परस करे मेरे पास रीडिंग आ रही है 7 मीटर। तो मेरे पास जो डेप्थ होगा वाटर का डी, ये मेरे पास किस चीज का बराबर होगा? डेप्थ ऑफ वाटर मेरे पास किस चीज का बराबर होगा? सर D2 - D1। D2 - D1 का। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम जो वायर वेयर स्टाफ गेज है उसके जरिए हम मैयर कर सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर को। इज इट क्लियर? यस सर। अब इन सारे स्टाफ गेज को देख ले कि हम मैनुअली रीडिंग ले रहे हैं और इसमें कोई डेटा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कोई ग्राफ शाप हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग गेजेस है, तो रिकॉर्डिंग गेजेस में हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है फ्लोट गेज रिकॉर्डर और एक है हमारे पास है बबल गेज रिकॉर्डर। इन दोनों में खूबी ये है कि ये हमारे पास डेटा को रिकॉर्ड कर लेती है। जो फ्लोट गेज रिकॉर्डर है उसमें एक फ्लोट का लफ्ज भी है। फ्लोट का मतलब कि इसमें कोई फ्लोटिंग मैकेनिज्म होगी, ठीक है। अब फर्ज करें ये मेरे पास वाटर टेबल है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर टेबल है, ये मेरे पास कोई स्ट्रीम की चैनल है। अब स्ट्रीम के चैनल के ऊपर की सरफेस के ऊपर मैं कोई फ्लोट रखूंगा, ठीक है। तो जो फ्लोट इस पोजीशन पे प्रेस करे होगा, अब जब पानी वाटर टेबल यहाँ पे आएगा तो फ्लोट यहाँ पे आ जाएगा। अगर वाटर टेबल यहाँ पे आएगा तो फ्लोट भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो इसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये फ्लोट की जो पोजीशन होगी हमें इंडिकेट करेगी कि आपके पास वाटर की डेप्थ कितनी है। लेकिन मसला क्या होगा, क्योंकि आपके पास वाटर के सरफेस के ऊपर तो इस तरह की वेव्स वगैरह बनती है, तो ये फ्लोट भी आपके पास डिस्टर्ब होगा। तो अगर एक वेव आएगी, अब पानी की वाटर टेबल जो है वो यहाँ पर है, लेकिन अगर कोई वेव आएगी तो ये इस फ्लोट को डिस्टर्ब करेगी ना, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो आपके पास जो रीडिंग होगी वो डिस्टर्ब होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसके इर्द गिर्द एक असम्बली को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। एक असम्बली सी लगाई जाती है और इस असम्बली में यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इनटेक, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रखी गई है और ये एक कैसिंग है। अब इस इनटेक के जरिए जो है पानी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब इस असम्बली के अंदर पानी की वाटर टेबल कितनी होगी? वाटर टेबल आपके पास कितना होगा? आपके पास उतना ही वाटर टेबल होगा जितना आपके पास बाहर होगा, उतना ही होगा ना, या उससे ज्यादा या कम होगा? सर समझ नहीं आई इसकी। वो उतना ही होगा सर। अच्छा, मैं दोबारा वाटर बता देता हूँ टेबल कि अच्छा ठीक है, लोग। एक को समझ नहीं आई दोबारा सुन ले। देखे, अगर यहाँ पे हम कोई, ये मैंने कोई, आप इस तरह एज्यूम कर ले कि दो स्ट्रांग पिलर्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें पानी अंदर नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक छोटी सी इनटेक हमने ओपनिंग रख ली कि इसके अंदर पानी जाए। अब इसके अंदर जो पानी यहाँ पे आके जमा होगा तो उस पानी की लेवल जो है वो कितनी होगी? उस पानी की लेवल भी उतनी होगी जितनी आपके पास बाहर पानी की लेवल है, क्योंकि पानी की ये खासियत है ना कि वो अपने लेवल को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास उतना ही वाटर टेबल होगा या नहीं होगा? इज इट क्लियर और नॉट नाउ? यस सर क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जितना पानी की वाटर टेबल होगा, अब फ्लोट इसके ऊपर अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ, अब देखे यहाँ पे अगर कोई वेव आएगा भी तो वेव यहाँ पे आके इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास कंसिस्टेंट डेटा होगा, डेटा डिस्टर्ब डेटा नहीं होगा। बात की समझ आ रही है? ओके। यस। अच्छा, तो अब यहाँ पे फ्लोट इसके ऊपर इंस्टॉल होगा, तब वाटर टेबल अगर आपके पास यहाँ पे आएगा तो फ्लोट भी नीचे आएगा। और इसके साथ इस तरह की मैकेनिज्म इंस्टॉल होती है कि आपके पास जितना भी फ्लोट नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि ये टेप ज्यादा नीचे आ रहा है ना, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी ग्राफ पेपर के ऊपर बनती जाएगी कि आपके पास वाटर की डेप्थ जो है ये टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रही है, तो आपके पास एक ग्राफ के थ्रू एक डेटा मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टाइप है बबल गेज रिकॉर्डर। बबल गेज रिकॉर्डर भी जो है ये हमारे पास एक रिकॉर्डिंग गेज है। रिकॉर्डिंग मतलब है कि हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। अब बबल गेज रिकॉर्डर की क्या मैकेनिज्म होती है? बबल गेज रिकॉर्डर की मैकेनिज्म इस तरह होती है, ये इसकी एक असेंबली है। बेड के ऊपर जो है यहाँ पे एक इस तरह की स्टेप इंस्टॉल किया जाता है कि एक प्रेशर पॉइंट होती है। वाटर की जितनी भी, अब वाटर टेबल ये मेरे पास क्या है? वाटर टेबल। अब वाटर की टेबल जितनी ज्यादा होगी तो उसके प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगी। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा जो सर। प्रेशर का जो वाटर के डेप्थ के साथ जो रिलेशन है वो मेरे पास बराबर है गेमा एच का। गेमा मेरे पास है यूनिट वेट, ये मेरे पास बराबर है रू जी का भी बराबर है, और एच। तो इसका मतलब है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किस चीज को? हाइट को। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेमा एच, यानी डेप्थ जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा।
तो इस पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रूम होगा उसमें हमें रीडिंग ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अब जितना इसकी पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उतनी हमारे पास रीडिंग भी ज्यादा होगी। तो इसकी इस तरह की मैकेनिज्म होती है कि आपके पास यहाँ पे प्रेशर सेटअप होता है यहाँ पे पॉइंट 1 के ऊपर, कि आपके पास इसके ऊपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो आपके पास रीडिंग भी उतनी ज्यादा आएगी। फिर उसके बाद गैस एडजस्टमेंट यूनिट टू प्रेशर पॉइंट मरकरी मानोमीटर, और फिर लास्ट में आपके पास है रिकॉर्डर। तो ये रिकॉर्डर जो है आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ के ऊपर आपके पास इस तरह एक ग्राफ बनता जाएगा, आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपके पास टाइम के साथ साथ डिप कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, और इस तरह की जो गेज है ना, बबल गेज रिकॉर्डर, इसकी खासियत या खूबी ये है कि आप इसके जो इंस्ट्रूमेंट रूम है ना, या आप ये आप जो है इससे दूर भी कहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी बिल्कुल स्ट्रीम के करीब अगर आपके पास पोजीशन नहीं है या कोई सुटेबल लोकेशन नहीं है तो इससे थोड़ा सा दूर भी आप किसी कुछ फासले पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे आप इसकी असम्बली लगा सकते हैं ताकि आप इससे रीडिंग लें। ठीक है, समझ आ गई है दोनों की या नहीं? यस सर, यस यस सर। अच्छा जी, यस सर, यस सर। अच्छा जी। सर, लेकिन फिर इसमें इसके ज्यादा बाद हमारे कौन सा आएगा? ये जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, मतलब ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सा देगा, ये फ्लोटिंग गेज ज्यादा है? एक्यूरेटेड ज्यादा एक्यूरेटेड तो मेरे इल्म में नहीं है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरे ख्याल में तो जो ज्यादा एक्यूरेट होगा वो बबल गेज रिकॉर्डर होगा। लेकिन ये वैसे क्रॉस चेक करने वाली बात है, मुझे इसमें कंफर्म इल्म नहीं है, मेरे कंफर्म इल्म में नहीं है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में बबल गेज रिकॉर्डर ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये देख कर मैं आपको बता दूंगा फिर। ओके सर। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है, यानी जिस तरह हमने बताया क्यों, यानी डिस्चार्ज, हमारे पास किसी चैनल में डिस्चार्ज कितना है। तो उस डिस्चार्ज को हम मैयर किस तरह कर सकते हैं? उस डिस्चार्ज को मैयर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, वेलोसिटी एरिया मेथड है। वेलोसिटी एरिया मेथड बाय यूजिंग फ्लोट्स है, बाय डाइल्यूशन मेथड्स है। हमारे पास स्टोप एरिया मेथड है, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशन है, बाय मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। और कुछ एडवांस टेक्निक्स भी आजकल डेवलप हुई है, मूविंग बोट मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इन सब मेथड्स के जरिए जो है हम मैयर कर सकते हैं डिस्चार्ज को। इसमें से ढेर सारे मेथड जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी एरिया मेथड, बाय फ्लोट मेथड्स, बाय डाइल्यूशन मेथड, बाय हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप, स्लोप एरिया मेथड, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। जो वेलोसिटी एरिया मेथड है, डिस्चार्ज हमारे पास क्या है? बेसिकली डिस्चार्ज हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर रनिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम मेरे पास किस चीज की बराबर होती है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स हमारे पास ये, हमारे पास यूनिट इसका जो होगा ये होगा मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज मेरे पास बराबर होती है क्यू इज इक्वल टू ए वी। ए मेरे पास क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। वी मेरे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो एरिया का यूनिट है मेरे पास है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ये मेरे पास है मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्यू मेरे पास बराबर है वेलोसिटी इनटू एरिया का। तो एक हमने वेलोसिटी को मैयर करना होगा, एक हमने एरिया को मैयर करना होगा। जब दोनों हमारे पास आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्चार्ज आएगा। वेलोसिटी को किस तरह मैयर करेंगे किसी स्ट्रीम की, एरिया को किस तरह मैयर करेंगे, ये दोनों अगर हम मैयर कर पाए तो फिर हम डिस्चार्ज को मैयर कर सकते हैं इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी को मैयर करना किसी स्ट्रिंग का थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। आपके पास एरिया भी मैयर करना मुश्किल काम है, क्योंकि एरिया आपके पास रेगुलर शेप तो नहीं हो सकती कि आपके पास एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप हो, क्योंकि यूजुअली जो नेचुरल आपके पास राइवर है उसकी बिट शेप तो इस तरह की इरेगुलर होती है। तो इसके एरिया को हम किस तरह मैयर करेंगे, ये भी थोड़ा सा कम्बरसम काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर ये दोनों हमने फाइंड कर लिए तो हम डिस्चार्ज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट अ क्रॉस सेक्शन वेरीज। किसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो वेलोसिटी है फ्लो की वो आपके पास वेरी करती है। इट इज नॉट इनफ टू मेजर द वेलोसिटी एट अ सिंगल पॉइंट। यानी आपके पास ये काफी नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को मेजर कर ले और आप ये कह दें कि मेरे पास ये वेलोसिटी, बस यही मेरे पास इसकी रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी ये मेरे पास काफी है।
वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ये आपके पास वेरी करती है किसी स्ट्रीम में। क्यों? अगर किसी को पता है, किसी की इल्म में है कि वाई, अगर किसी कोई आंसर दे सकता है या कोई अगर आंसर जानता है तो हमारे साथ शेयर कर ले, बताए वाई द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेरीज। जी पता है या नहीं, मैं बता दूं? सर ये चैनल जो हमारे पास आपकी है, आपकी आवाज तो आ रही है। सर ये हमारे पास जो चैनल होगा या मतलब जो स्ट्रीम होगा सर, इसकी मतलब शेप पे भी डिपेंड करेगा ना सर, जी और जी बिल्कुल। मतलब हमारे पास जो डेप्थ होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब अच्छा अगर एक जगह डेप्थ कम हो तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, अगर एक जगह डेप्थ ज़्यादा ठीक है, होगी सही। तो। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए हम माइक्रोफोन को जरा ऑफ कर लें। अच्छा, वेलोसिटी जो है किसी चैनल में आपके पास जो है ये वेरी करती है। क्यों? अब देखें, ये मेरे पास एक चैनल है, ये इसका बेड है, ठीक है, और ये मेरे पास इसमें वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, ये मैं इसको बेड के दूं, ये मेरे पास वाटर टेबल है। अब बेस के ऊपर जो है यहाँ पे, बिल्कुल बेस के ऊपर आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे बेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर जीरो, क्योंकि बिल्कुल बेस की बात करूं। थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो आपके पास वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ी सी और ज्यादा होगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा होगी, बिल्कुल सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी आपके पास सबसे ज्यादा होगी। यानी आपके पास इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा ना, जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा उस तरह का शेप बनेगा। यानी सरफेस के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी और बेस के ऊपर आपके पास सबसे कम वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास बेस के ऊपर बिट के साथ जो वाटर है उसकी फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। इस बात की समझ आ गई है? यस सर। जी, समझ आ गई है इस यस बात की? सर, समझ गए। यस सर। अच्छा, अब साइड वाइज देख ले, ये तो हम क्रॉस सेक्शन में एलॉन्ग द डिप बात कर रहे हैं ना, कि एलॉन्ग द डिप भी आपके पास वेलोसिटी जो है ये वेरी कर रही है। अब साइड वाइज देख ले, अब साइड वाइज देख ले कि साइड पे आपके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट वन के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, पॉइंट एम के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, मिड पॉइंट के ऊपर, या पॉइंट टू के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट के ऊपर होगी? सर मिड में। मिड में सर। मिड में। क्यों? मिड वजह? में सर तो वजह? सर यूनिफॉर्मली वो फॉर्म होती है वहाँ पे तो मिड में ना। माइक्रोफोन ऑफ कर ले, माइक्रोफोन ऑफ कर ले, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, चलिए वेलोसिटी जो है ये आपके पास मैक्सिमम मिड के ऊपर इसलिए होगी क्योंकि जैसे जैसे हम साइडों के करीब जाएंगे तो हमारे पास जो बैंक्स है, बैंक्स ऑफ द राइवर, तो उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे इस साइड में वेलोसिटी आपके पास कम होगा। और यूजुअली अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो नेचुरल स्ट्रीम्स है हमारे पास, जो नेचुरल चैनल्स है, बाज़ औक़ात उसमें हमें साइडों पे कड़ा पानी भी देखने को मिलता है, यानी वेलोसिटी बिल्कुल ना होने की बराबर होती है, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी जो है ये, तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है, कहानी की जो समरी है वो ये है कि आपके पास वेलोसिटी जो है किसी चैनल की, वो आपके पास हर एक पॉइंट के ऊपर वेरी करती है। बात की समझ आ गई है? यस सर। अच्छा जी, तो इस चीज को समझाने के लिए, ताकि हमारे पास वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी आप लोग जो है क्रॉस सेक्शन पे के ऊपर वेरी करती है, और ये हमारे पास काफी नहीं होता कि हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को मेजर कर ले और ये हम कह दें कि हमारे पास सारे सेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेरी करती है तो हमने कुछ ज्यादा पॉइंट्स लेने होंगे ताकि हमारे पास थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए। Based on accuracy required, width of stream is divided into a number of equal vertical portions. In each portion, velocity is measured at one or more points along the depth to get a representative velocity. अब रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, अच्छा, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी मतलब ये कि आपके पास कितने एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने स्ट्रीम को, यानी परस करें, अगर ये मेरे पास एक स्ट्रीम है और ये मेरे पास उस स्ट्रीम में वाटर टेबल है, ठीक है, तो इस स्ट्रीम को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा इस तरह, ठीक है, और हर एक टुकड़े के अंदर जो है इन सब टुकड़ों में मैं वेलोसिटी को मेजर कर दूंगा, ठीक है। तब इस स्ट्रीम को कितने टुकड़ों में मैंने तकसीम करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें हमने सिर्फ अपना माइंड को अपना माइंड यूज करना होगा, अपने नॉलेज यूज करनी होगी। अगर हमारे पास रफली शेप थोड़ी सी यूनिफॉर्म है तो थोड़े से कम स्टेप्स में भी डिवाइड कर ले। अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है और इंतहाई इरेगुलर शेप है तो फिर ज्यादा स्टेप्स में हमने डिवाइड करना होगा। यूजुअली 10 to 20 स्टेप्स आपके पास मोर देन इनफ है। हर एक पोर्शन में, हर एक स्टेप के अंदर हम वेलोसिटी मेजर करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, अलोंग द डेप्थ
टू गेट प्रेसिपिटेटिव वेलोसिटी अलोंग द डेप्थ। मतलब क्या, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास वाटर टेबल है, अगर ये मेरे पास वाटर टेबल है, ठीक है, तो ये मेरे पास डेप्थ ऑफ वाटर है। अब अलोंग द डेप्थ जो है हमारे पास वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो इस तरह था, यहाँ पे मैक्सिमम थी और यहाँ पे जीरो थी। अब अलोंग द डेप्थ मेरे पास वेलोसिटी, अब मैं सरफेस के ऊपर वेलोसिटी मेजर करूंगा तो मेरे पास तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, बेस के ऊपर मेजर करूंगा तो मेरे पास तो वेलोसिटी मिनिमम आएगी। तो मुझे कौन से पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को मेजर करना चाहिए? तो इस केस में आप इसमें ये आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या चलो अभी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो। अब वेलोसिटी जो है ये मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे दोबारा से चैनल बना देता हूँ। अब वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है अलोंग द डेप्थ वो इस तरह का है, ठीक है, यानी बेस के ऊपर बिल्कुल मिनिमम, बेड के ऊपर और सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है। यहाँ पे मेरे पास वी मैक्स है और बेड के ऊपर मेरे पास है वी मिनिमम, ठीक है। अब इस पे कौन से पॉइंट के ऊपर मुझे वेलोसिटी मेजर करनी चाहिए? तो इसके लिए आपके पास दो तीन मेथड्स है। एक तो ये कि आपके पास डेप्थ जो है ये कम है, यानी अगर आपके पास परस करे 1 मीटर के करीब डेप्थ है, तो आप इस तरह कर ले कि 0.6 डी के ऊपर, 0.6 डी के ऊपर, यानी टॉप से लेके 0.6 डी तक आ जाए इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी मेजर कर ले, तो हमारे पास क्या होगी, वो एवरेज वेलोसिटी होगी, और वो हमारे पास क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी होगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट के ऊपर मैं वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूँ, तो इसको सिंगल पॉइंट मेथड कहा जाता है। अगर डेप्थ आपके पास फर्ज करे 2 या 3 मीटर डेप्थ है, ज्यादा डेप्थ है, तो उस केस में आप 2 पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी को मेजर कर ले थोड़ी सी अच्छी वैल्यू को हासिल करने के लिए। एक टॉप से 0.2 डी के ऊपर, टॉप से 0.2 डी के ऊपर, और एक पॉइंट टॉप से 0.8 डी के ऊपर, 0.2 डी डेप्थ के ऊपर मेजर कर लें, और इसी तरह 0.8 डी, 0.8 डी, डी इज द डेप्थ ऑफ वाटर, के ऊपर मेजर कर ले। दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड कर ले। इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों को मेजर करके दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर ले, तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस केस पे मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास है 2 पॉइंट मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक 3 पॉइंट मेथड भी है, जिसके इसमें आप 0.2, 0.6 और 0.8 डी के ऊपर जो है वो मेजर कर लेते हैं, 0.2, 0.8 और 0.6 के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसमें इस तरह नहीं है कि आप तीनों को प्लस करके 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, उसके से पहले आप इन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास पहले एक एवरेज आ जाएगा, फिर जिसको मैं कह देता हूँ वी एवरेज 1, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो फिर मैं इस तरह हासिल करूंगा, एवरेज वेलोसिटी कि जो वी एवरेज 1 की वैल्यू मेरे पास आई है, ये वाली वैल्यू, दिस वन प्लस ये जो 0.6 डी वाली वैल्यू होगी, ये इसके साथ मैं प्लस कर दूंगा और फिर 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से, तो इसमें 3 पॉइंट सेल वाले, तो ये मेरे पास 3 पॉइंट मेथड होगा। तीनों समझ आ गई ये बात की या नहीं? यस सर, सर इसकी समझ आ गई सर। लेकिन जब हम सर ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की बात करते हैं सर, ये सिर्फ डेप्थ के लिहाज से है, इस तरह नहीं है कि सर हम स्ट्रीम के लॉन्ग मतलब 2 3 4 पॉइंट पे सर मतलब जो डेप्थ फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन का मतलब है कि ये अलोंग द डेप्थ हम कर रहे हैं, यानी इस तरह साइड वाइज हम नहीं कर रहे। यस सर, यस सर। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि साइड वाइज के लिए हम ये करेंगे कि अब वेलोसिटी जो है वो मेरे पास डेप्थ में भी चेंज हो रही है और साइड वाइज भी चेंज हो रही है, तो मुझे तो दोनों का ख्याल रखना है। तो मैंने डेप्थ वाइज तो मैंने ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ कम है तो एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ डेप्थ कम है 1 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ज्यादा है 2 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ज्यादा है 2 पॉइंट, यहाँ पे ज्यादा है 2 पॉइंट, यहाँ पे ज्यादा है 2 पॉइंट, इसी तरह यहाँ पे कम है तो एक एक पॉइंट। तो इस सारे चैनल को मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हर एक स्टेप के अंदर जो है मैं वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेप के अंदर ये वाली वेलोसिटी, इस स्टेप के अंदर ये वाली, तो यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। तो इसमें साइड वाइज की भी बात आ गई है और अलोंग द डेप्थ की भी बात आ गई है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। और ये वेलोसिटी हम किस चीज़ से फाइंड करेंगे? ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें ढेर सारे मेथड्स है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में भी ढेर सारे मेथड्स है जो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह वेलोसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो इसी तरह हम जो वेलोसिटी एरिया मेथड है, एक हमने वेलोसिटी को फाइंड करना होगा, एक एरिया को फाइंड करना होगा। एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे, स्ट्रीम को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है स्ट्रीम की जो शेप है ना, ये इरेगुलर शेप है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। हर एक स्टेप का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप को फिर मैं रेक्टेंगुलरली ट्रीट कर सकता हूँ। रेक्टेंगुलरली ट्रीट कर, इक्वल स्टेप मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो वेट तो मुझे ऑलरेडी मालूम होगा कि मैंने कितने स्टेप में डिवाइड किया हुआ है।
फर्ज करें मैंने 0.2 मीटर में डिवाइड किया हुआ है, तो मेरे पास विड्थ तो मालूम है, और डिप में किस तरह मैयर करूंगा, डिप में मैयर करूंगा गेजेस के थ्रू। उसमें मेरे ढेर सारे गेजेस हमने डिस्कस कर लिए, वर्टिकल स्टॉप गेज, इंक्लाइन स्टॉप गेज, सेक्शन स्टॉप गेज, वायर वेट स्टॉप गेज। तो किसी भी स्टॉप गेज को यूज करके मैं डेप्थ को मैयर कर लूंगा। डेप्थ वेट मेरे पास होगा तो मैं एरिया को फाइंड कर लूंगा, और वेलोसिटी भी मैं फाइंड कर दूंगा किसी तरीके से, तो मेरे पर दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं डिस्चार्ज को फाइंड कर लूंगा। वेलोसिटी को किस तरह मैयर करेंगे ये आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। The area of individual portion can be easily calculated if the bed profile and stage are known. एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास बेड प्रोफाइल नोन हो और स्टेज नोन हो। स्टेज मतलब गेज हाइट यानी डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ नोन हो और हमारे पास वेट नोन हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया को फाइंड करें। द वेलोसिटी में बी मेजर्ड बाय एनी कन्वेंशनल मेथड और एनी एडवांस प्रोसीजर। किसी कन्वेंशनल मेथड के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं जो रिवायती तरीके हैं, या किसी एडवांस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक तरीके को यूज करके हम इलास्टिक को मेजर कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, डिस्चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, एक स्ट्रीम की सेक्शन है, ये मेरे पास स्ट्रीम की बेड है, ठीक है। अब इस स्ट्रीम के बेड को अगर आप देख लेते हैं, हमारे पास एक इरेगुलर शेप है, तो इसको हमने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, ठीक है। ये मेरे पास हो गया एक सेक्शन, ये मेरे पास हो गया दूसरा सेक्शन। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट है इसके ऊपर मैंने वेलोसिटी मेजर कर ली, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी मेजर कर ली। अब यहाँ पे मैंने वेलोसिटी मेजर करी, ये जो ब्लैक डॉट है इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी भी मेजर कर ली, और यहाँ पे ये डेप्थ भी मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के साथ मैंने जो एरिया मल्टीप्लाई करना होगा वो कौन सा एरिया होगा, ये जो रेड कलर में मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला एरिया मैंने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये वाला एरिया। अब अगर इस एरिया को आप देख लें तो इसमें हाफ वाला पोर्शन इसका आ रहा है और हाफ वाला पोर्शन इसका आ रहा है, ठीक है। यानी मतलब ये कि इस एरिया को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो वेट होगा ना स्टेप का, वो W2 डिवाइड बाई 2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप आ जाएगा, इस स्टेप का मेरे पास वेट आ जाएगा। इस बात की समझ आ गई है? यस सर। ठीक है ना, यानी एक चीज को यानी W2 डिवाइड बाई 2 और W3 डिवाइड बाई 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी मेजर करनी है, तो हाफ वाला पोर्शन ये इसके साथ आ रहा है और हाफ वाला पोर्शन ये, तो W2 डिवाइड बाई 2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, तो ये हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो इस स्टेप का ये जो वेट है ये मेरे पास आ जाएगा। तो इसी तरह इन नंबर इन नंबर ऑफ स्टेप से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अब जो पहला स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है, इसकी शेप आपके पास रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि ट्राइंगुलर शेप बन रही है, ठीक है। तो इसकी शेप आपके पास, इसके ऊपर आप रेक्टेंगुलर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो बाकी शेप है ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप है, इसको आप रेक्टेंगुलरली डील कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सबसे पहला और सबसे लास्ट है इसको आप रेक्टेंगुलरली ट्रीट नहीं कर सकते, ट्राइंगुलर शेप है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि W2 डिवाइड बाई 2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, तो जो बाकी जितने भी सेक्शंस है, अब परस करें ये वाला जो सेक्शन है, अब सेक्शन को देख लें तो ये वाला पोर्शन इसके साथ होगा और ये वाला पोर्शन इसके साथ होगा। इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारे पास क्या होगा, जो पहला सेक्शन है और उसके जो बाद सेक्शन है, अगर पहला सेक्शन आई है तो बाद वाला सेक्शन I+1 होगा, यानी अगर ये W1 है तो ये W2 होगा, तो W1 डिवाइड बाई 2 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, तो ये स्टेप का वेट आ जाएगा, ठीक है। वेट के साथ में उसकी डेप्थ को मल्टीप्लाई करूंगा, ये YI मींस डेप्थ, डेप्थ में मेजर करूंगा किसी गेज के जरिए, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया आ जाएगा, और वेलोसिटी में मेजर कर लूंगा तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा उस स्ट्रिप का। लेकिन ये फार्मूला किस चीज के लिए एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम I इज इक्वल टू 2 अप टू N-2, यानी आपके पास यहां से लेके यहां तक पहले और लास्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले और लास्ट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो पहले और लास्ट के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे ना वेट एवरेज वेट को फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पे देखे पहले नंबर स्टेप को ये वाला, अब इसके साथ हाफ, तो मैंने ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हाफ, तो ये हाफ मेरे पास कितना होगा W2 डिवाइड बाई 2, और ये वाला कंप्लीट मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा W1, तो W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो मेरे पास है W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2W1। तो ये फार्मूला पहले और लास्ट के लिए हम यूज करेंगे एवरेज वेट को फाइंड करने के लिए, और जो बाकी के जो इस दोनों के दरमियान एक्सट्रीम के दरमियान जो बाकी जितने भी है उन सब के लिए ये वाला फार्मूला हो। इसकी समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अच्छा।
इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी करंट मीटर की डिस्कशन आएगी यहाँ पे, करंट मीटर की। करंट मीटर चूंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसके बाद जो स्लाइड जिसमें हम करंट मीटर को डिस्कस कर लेते हैं। करंट मीटर को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के ऊपर हम आएंगे और ये न्यूमेरिकल उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फ्लोट मेथड है हमारे पास वेलोसिटी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अब देखें नाम भी जाहिर है फ्लोट, ठीक है, यानी कि इसमें आपके पास कोई फ्लोटिंग मैकेनिज्म होगा। अब फ्लोट मेथड के जरिए हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये एक्सट्रीम चैनल है जिसकी मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, आप टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये पानी इस डायरेक्शन में मेरे पास बह रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी के साथ एरिया चाहिए। एरिया तो मैं मेजर कर लूंगा, अगर फर्ज करें मेरे पास ये एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप है, परफेक्टली रेक्टेंगुलर शेप, तो उसके लिए तो सिंपल सा फार्मूला है डेप्थ मल्टीप्लाई बाय वेट, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में किस तरह मेजर करूंगा, तो फ्लोट मेथड में फ्लोट का नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई फ्लोटिंग मैकेनिज्म होगा। अब वाटर के सरफेस के ऊपर इस तरह का कोई वुडन प्लैंक यानी लकड़ी का कोई टुकड़ा रख ले, तो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ, ठीक है। स्टॉप वॉच मेरे पास बिल्कुल जीरो के ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरे दूसरे सेक्शन के ऊपर यहाँ पे किसी दूसरे बंदे के हाथ में स्टॉप वॉच थमा दी है। अब यहाँ पे जब मैं इसको रिलीज करूंगा, अब जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो इसने जो डिस्टेंस तय किया होगा, उस डिस्टेंस को तय करने के लिए इसने कोई टाइम लिया होगा जो मैं स्टॉप वॉच के जरिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जितना डिस्टेंस इसने जितने टाइम में कवर किया होगा, तो जो डिस्टेंस कवर किया होगा जो टी के ऊपर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी मिल जाएगी या नहीं। यस सर, मिल गई। मिल जाएगी, तो वेलोसिटी मेरे पास मिल गई, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के से मैं क्या मेजर कर लूंगा, डिस्चार्ज को मेजर कर लूंगा। तो ये हमारे पास है फ्लोट मेथड। लेकिन यहाँ पे एक बात के ऊपर गौर कर ले कि जो फ्लोट मैंने रखा हुआ है वो मैंने किस चीज कहाँ पे रखा हुआ है, पानी के सतह के ऊपर। और हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन की कि पानी के सतह के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है। हमने तो रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी को पिक करनी है, तो यहाँ पे हमने गलती की कि नहीं की जी, यहाँ पे हमने गलती की या नहीं। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे हमने गलती की ना, तो उस गलती को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास जो फ्लोट होगा, देखिए फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। हमने तो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है ना। टाइप 1 फ्लोट्स, द फ्लोट इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये मेरे पास, अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ये मेरे पास वाटर टेबल है, ठीक है, और जो फ्लोट है वो मैंने सरफेस के ऊपर रख दिया। अब सरफेस के ऊपर तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि ये फ्लोट जो है कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं इसके बेस के ऊपर रख दूं या मेट के ऊपर रख दूं। तो इस केस में जो वेलोसिटी हमारे पास मेजर होगी, उस वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, यानी मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इसके साथ मैंने कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी होगी, बस इसी तरीके से मैं वेलोसिटी को फाइंड कर लूंगा। लेकिन अपने एरर को, अपने गलती को सुधारने के लिए मैं इसको 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। बात की समझ आ गई है। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास है, हमें तो जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, यानी बेड वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है ना हमारे पास बेड की तक, वो इस तरह का प्रोफाइल बनता है, यानी बेड के ऊपर बिल्कुल जीरो और टॉप के ऊपर सबसे मैक्सिमम। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है एट 0.6 डी। अब आसान तरीका यह है कि मैं इस तरह कर लूं कि मैं 0.6 डी के ऊपर जो है 0.6 डी के ऊपर वेलोसिटी को मेजर कर लूं। तो मैं किस तरह करूंगा, अगर इस लोड के साथ मैं वायर के जरिए यहाँ पे कोई वेट अटैच कर लूँ, ठीक है, इस फ्लोट के साथ वायर के जरिए यहाँ पे मैं कोई वेट अटैच कर लूँ, और ये वेट कितने डेप्थ के ऊपर हो, ये वेट परस करें मेरे पास डेप्थ के ऊपर हो 0.6 डी डेप्थ के ऊपर हो, ठीक है। अब ये वेट जो है पानी अपने साथ लेकर जाएगा, तो जब वेट यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ये इस फ्लोट को अपने साथ ड्रैग करेगा। अगर वेट यहाँ पे पहुंचेगा तो वायर यहाँ पे होगा और फ्लोट आपके पास यहाँ पे होगा। तो ये वेट अपने साथ फ्लोट को लेकर जाएगा या नहीं। यस सर। तो इसका मतलब ये कि इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगा, मीन वेलोसिटी होगी या नहीं होगी जी। यस सर, होगी। आपकी आवाज स्लो आ रही है। यस सर, सर मैं कह रहा हूँ होगी। अच्छा, समझ आ रही है आपको। यस सर। अच्छा, ये जो आपके बाकी यस फेलोज सर। है, ये जो बाकी फेलोज है पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही या इन्होंने क्लास को ज्वाइन करके मेरे ख्याल में सोए हुए हैं। समझ सर आ रही है सर।
अच्छा अच्छा, चलिए इस तरह थोड़ा सा रिस्पांस दे दिया करें ना, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सोए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब माइक्रोफोन्स को जरा ऑफ कर ले। अच्छा, अब माइक्रोफोन किसी ने ऑन रखा हुआ है तो उसको काइंडली आप, अच्छा चलिए थैंक यू। अब आपके पास 0.6 डी के डेप्थ के ऊपर आपके पास अगर मुश्किल है कि 0.6 डी के ऊपर आप इस वेट को बरकरार रख लें, या परस करें आपने जो रिकॉर्डिंग जो रीडिंग ली थी वो 0.7 डी के ऊपर ली थी, अब चाहिए तो हमें 0.6 डी के ऊपर, लेकिन लिया आपने 0.7 डी के ऊपर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे मीन वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। वी नॉट हमारे पास क्या होगा, वी नॉट हमारे पास वो वेलोसिटी होगी जो हमने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व वेलोसिटी होगी। डी क्या होगा, डी हमारे पास टोटल डेप्थ होगा उस चैनल का, जबकि डी वन हमारे पास क्या होगा, डी वन हमारे पास होगा क्लियरेंस ऑफ लोअर एज ऑफ फ्लोट फ्रॉम द बेड चैनल, यानी लोअर एज से, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को जरा नोट कर ले कि अगर आपके पास ये आपके पास वाटर टेबल है और 0.7 डी से यानी टॉप से 0.7 डी के ऊपर आपने रीडिंग ली है, ठीक है, 0.7 डी के ऊपर, और जो टोटल डेप्थ है डी परस करेगा आपके पास 1 मीटर की बराबर है, तो अगर टोटल डेप्थ डी 1 मीटर की बराबर है तो डी वन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, इस डी वन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, जी बताए, डी वन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, सर मिनिमम होगी डी वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, 0.3 होगी, 0। जीरो सर पॉइंट ये थ्री होगी। डी वन क्या चीज है, डी वन है क्लियरेंस ऑफ लोअर एज ऑफ फ्लोट फ्रॉम द बेड बेड ऑफ द चैनल, तो बेड ऑफ द चैनल से, तो बेड ऑफ चैनल से इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो टॉप से 0.7 है तो बेड से कितना होगा, 0.3 होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्लोट मेथड। एक हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स बनाई, एक हमारे पास डाइल्यूशन मेथड भी है। डाइल्यूशन मेथड के जरिए हम किस तरह मेजर करेंगे, देखिए परस करें यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंटेशन सेक्शन में सिलेक्टेड है या एक यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई डाइल्यूशन मटेरियल, जिस तरह इंक होती है स्याही हमारे पास, कोई इंक टाइप एक मटेरियल है जहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक इस पॉइंट तक यहाँ पे आके इसमें मुकम्मल तौर पर डाइल्यूट हो चुका होगा, तो जिस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये मुकम्मल तौर पर डाइल्यूट हो चुकी होती है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है इसकी कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला के थ्रू जो है हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो एक हमारे पास एक डाइल्यूशन टेक्निक भी है, और वो भी थोड़ी सी सेट सिमिलर है आपके पास फ्लोटिंग मेथड की तरह, कि आपके पास एक पॉइंट के ऊपर आप किसी डाइल्यूशन को छोड़ लेते हैं, कोई डाइल्यूटिंग मटेरियल को, और दूसरे पॉइंट के ऊपर आप रीडिंग ले लेते हैं। एक हमारे पास है जो इनडायरेक्ट मेथड है, या तो डायरेक्टली मेथड्स थी ना सारी, ये सारी डायरेक्ट मेथड्स थी। डायरेक्ट मेथड मतलब ये कि हम डायरेक्टली फील्ड में जाके मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली मेजर, डायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होगा कि हम कोई इनडायरेक्टली अप्रोच कर ले, कि जो स्ट्रीम हो उसमें कोई स्ट्रक्चर हम बना ले, कोई और तरीका कर ले, तो यूजिंग आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, यानी कि हमने मसनूई तौर पर उस चैनल में हम एक स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर ले। इफ द फिजिकल एंड हाइड्रोलॉजिक कंडीशंस एट द साइट परमिट, अगर इजाजत देती हो तो एक फिक्स्ड अनडिफॉर्मेबल स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिवर फ्लो को मेजर करने के लिए। हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए फील्ड में। कौन कौन से हैं, वियर्स है, फ्लूम्स है, पेटाट्यूब है। वियर क्या चीज है, फ्लूम क्या चीज है, पेटाट्यूब क्या चीज है, देखें। वियर हमारे पास जो है, वियर की इस तरह की शक्ल की होती है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक वियर है। अब ये एक इस वियर की एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक शेप, इसकी स्पेसिफिक शेप का एरिया वगैरह भी मालूम करना आसान है, और इस स्पेसिफिक शेप की जो डिस्चार्ज की अपनी फार्मूलाज होती है, तो उस फार्मूलाज में इन रीडिंग्स को इनपुट करके डायरेक्टली जो है हम डिस्चार्ज को फाइंड कर सकेंगे, आसानी से हम फाइंड कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे इसके साथ कोई रीडिंग लेने के लिए कोई गेज भी इंस्टॉल की गई है, यानी मतलब कि यहाँ पे आप डेप्थ भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब ये एक नेचुरल चैनल है, ठीक है, एक नेचुरल चैनल है। उस नेचुरल चैनल में एक छोटी सी पोजीशन के ऊपर हमने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया हुआ है, चीज किस चीज के लिए, ताकि हम सिर्फ डिस्चार्ज को मेजर कर सके कि हमारे पास इसमें डिस्चार्ज कितना है। They are used to control upstream water level or for measuring discharge or for both। ये हम यूज भी कर सकते हैं ताकि जो अपस्ट्रीम वाटर लेवल है, अब देखें यहाँ पे अपस्ट्रीम वाटर लेवल को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ऊपर के वाटर टेबल को देख ले, वाटर लेवल को देख ले, और थोड़ा ज्यादा है नीचे की लेवल से, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है। इसके जरिए अपस्ट्रीम वाटर लेवल को, ये हमारे पास कौन सा साइड है, अपस्ट्रीम, और ये नीचे वाला साइड है हमारे पास कौन सा है, डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम साइड पे मैं वाटर को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं इस वाटर को डिस्चार्ज को मेजर भी कर सकता हूँ।
They produce a critical relationship between stage and discharge by obstructing channel flow. Channel flow कोई obstruct कर रही है, कोई मुजाहिमत पेश कर रही है, और ये हमारे पास इससे हजरी हम डिस्चार्ज भी मैयर करेंगे, और स्टेज हमारे पास क्या होगा, यानी डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर को भी रिकॉर्ड करेंगे, डिस्चार्ज को भी रिकॉर्ड करेंगे, और दिनों के दरमियान हम एक ग्राफ को भी प्लाट कर सकते हैं। Weirs have a defined cross section and hence the computation of discharge is simple. सिंपल होती है क्यों? क्योंकि इसकी एक डिफाइंड क्रॉस सेक्शन होती है, एक वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन होती है, इसलिए आपके पास डिस्चार्ज को मैयर करना आसान होता है। नेचुरल ड्राइवर जो होती है उसकी तो शक्ल आपके पास रेक्टेंगुलर या आपके पास ट्रेपेजॉइडल नहीं होती कि आप आसानी को कोई फार्मूला यूज करके उसकी एरिया को फाइंड कर ले। The size and cost of the structure increase as the size of the river increase. राइवर की साइज जितनी ज्यादा होगी उतने हमारे पास स्ट्रक्चर के ऊपर कास्ट भी ज्यादा आएगा, साइज भी ज्यादा होगा। साइट रिक्वायरमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली स्ट्रेट अप्रोच चैनल व्हिच शुड बी फ्री ऑफ एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड वीड्स। एक ऐसा चैनल आपके पास हो जो थोड़ा सा स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो कि इस तरह की कर्व शक्ल हो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट आपके पास चैनल हो, और फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड वीड्स। सेडिमेंटेशन एंड वीड्स मतलब कि आपके पास वहां पे जो पानी के अंदर जो ज़रात है ना, जो सेडिमेंट्स है उसके अंदर, वो आपके पास वहां पे सेटल ना हो, ठीक है ना, कि सेडिमेंटेशन ना हो आपके पास, वीड्स वगैरह आपके पास मतलब वहां पे कोई वेजिटल ग्रोथ ना हो, कोई पौधे वगैरह ना हो गए। द स्ट्रक्चर शुड बी रिजिड, वाटर टाइट, normal to the flow direction and should be capable of passing high flows without any damage to its body. सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिजिड होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए, मतलब कि लीकेज वगैरह ना हो या परमिएबल ना हो। फ्लो की डायरेक्शन, अगर आपके पास फ्लो डायरेक्शन इस तरह है तो मुकम्मल तौर पर 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्टली इन रीडिंग्स को ले सके, कंसिस्टेंट डेटा, सही तरीके से हम डेटा को रिकॉर्ड कर सके। एंड शुड बी केपेबल ऑफ पासिंग हाई फ्लोज विदाउट एनी डैमेज टू इट्स बॉडी। अगर हमारे पास फ्लो थोड़ी सी ज्यादा हो तो भी आसानी से इससे पास हो, गो थ्रू हो, और इसकी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। द स्टेज डिस्चार्ज रिलेशन एट द साइट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच अ स्ट्रक्चर। ये है मेरे पास वियर। इसके बाद मेरे पास है फ्लूम। फ्लूम भी वियर की तरह एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हम मैयर कर सकते हैं डिस्चार्ज को। और फ्लूम के लिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लूम के लिए ये फार्मूला है। डिफरेंट शेप ऑफ फ्लूम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अब इस फार्मूला में देख ले, इसमें कौन सी चीज हमारे पास अननोन है, एक बी एक एच। बी क्या है? बी उस फ्लूम की जो विड्थ है, वो विड्थ भी मेरे पास ऑलरेडी नोन क्वांटिटी होगी, और जो एच है हमारे पास जो डेप्थ है, सिर्फ उस डेप्थ को मैयर करके इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो इस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के जरिए हम आसानी से डिस्चार्ज को मैयर कर सकते हैं। ये मेरे पास देखे फ्लूम है, फ्लूम एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो इस नेचुरल फ्लो के दरमियान यहाँ पे एक इंस्टॉल की गई है, ठीक है। और फ्लूम को देख ले कि फ्लूम इज अ फ्लो मैयरिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम बाय कंस्ट्रक्शन इन अ चैनल। द कंस्ट्रक्शन कैन बी आइदर अ नैरोइंग सेक्शन ऑफ द चैनल और अ नैरोइंग सेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद अ हम्प इन द इनवर्ट अ यूनिक स्टेज। इसका मतलब है कि आपके पास देखे यहाँ पे एक जो वियर था ना, वियर हमारे पास यहाँ पे हमने एक सेटअप को सिर्फ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना, बाकी यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी समरी को हमने इंस्टॉल किया। और जो फ्लूम है ना, फ्लूम एक मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में अब ये नेचुरली यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है, उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है फ्लूम जो हमने इंस्टॉल कर दिया है इस नेचुरल बेड के ऊपर इस डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। कंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन मीन्स कि आपके पास कोई, आपने कोई चेंज की है इसकी शेप में, या तो नैरो किया हुआ है इसके शेप को, या इसको वाइड किया हुआ है। और हम्प मीन्स कि आपके पास इसमें इस तरह की कोई यानी इस तरह की कोई शेप है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास है पेटा ट्यूब। पेटा ट्यूब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मैयर कर सकते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी हम मैयर कर लेंगे, एरिया हमारे पास होगा, तो दोनों को मैयर मल्टीप्लाई करके हम डिस्चार्ज को पायर कर सकते हैं। पेटा ट्यूब यूजुअली यूज होता है, पेटा ट्यूब इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वेलोसिटी को मैयर करने के लिए, और ये यूजुअली यूज होता है हमारे पास पाइप्स में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्चार्ज इन लेबोरेटरी फ्लूम्स। लेबोरेटरी में ज्यादातर यूज होता है, या वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स में, वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स। It is not recommended for rivers because it is very difficult to support
व्हेन चैनल इज वेरी वाइड एंड डीप, जब चैनल हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा हो, डीप भी हो, वाइड वेट भी ज्यादा हो, तो उस केस में पिटा ट्यूब को स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि पिटा ट्यूब को हमने वाटर के सरफेस के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। पिटा ट्यूब की शक्ल इस तरह होती है। अब देखिए ये मेरे पास फर्ज करें वाटर टेबल है ये, ठीक है, और पिटा ट्यूब की समझिए इस तरह की होती है कि आपके पास यहाँ पे ये इनटेक है। अब इस इनटेक में यहाँ पे जो पानी की प्रेशर है, उस पानी की प्रेशर की वजह से पानी जाएगा और वो पानी कुछ पॉइंट डेप्थ तक रेज होगा। अब यहाँ पे डेप्थ तक, इतनी डेप्थ तक रेज हुई है, तो ये एच की जो वैल्यू है, इस एच की वैल्यू हमें इंडिकेट करेगी, जितना एच ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ज्यादा होगी। और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2gh अंडर द रूट। अब एच की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई है, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, इससे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आपके पास आ गई है, एरिया आप चैनल आप मेजर कर ले, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। पाइप्स के केस में तो आपके पास पाइप का तो डेफिनेट क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसका क्रॉस सेक्शन तो पहले से हमें मालूम होता है, तो उसका एरिया भी हमें पहले से मालूम होता है। बस जस्ट हमें वेलोसिटी चाहिए होगी डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, और उस वेलोसिटी को पाइप्स में हम मेजर कर सकेंगे आसानी से पिटा ट्यूब के जरिए। समझ आ रही है ये बात किया नहीं? यस सर। अच्छा, फिर इसके बाद है करंट मीटर्स। करंट मीटर्स के बारे में किसी ने पूछा भी कि हम करंट मीटर्स क्या चीज़ है, या किस तरह हम इसके थ्रू वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। करंट मीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर होता, जो यूज होता है वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एट अ पॉइंट इन द फ्लो ऑफ क्रॉस सेक्शन। Accurate measurements of the velocity profile of the stream cross section are made by current meters. Current meters के जरिए हम accurate velocity को measure कर सकते हैं। Working of current meters, it consists essentially of a rotating element which rotates due to the reaction of the stream current with an angular velocity proportional to the stream velocity. The angular velocity acquired by the rotor is proportional to the velocity of water. इसका मतलब ये है कि जिस तरह टरबाइन को जब इंस्टॉल किया जाता है ना डैम में जो आपके पास पेलवे होती है, जहाँ पे आपके पास पानी जो है इंतहाई स्पीड के साथ गिरती है, अब इसके इर्द गिर्द नीचे यहाँ पे टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है ना, टरबाइन को, तो जो पानी आती है वो इसको इस तरह रोटेट करती है, और उस रोटेशन की वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से आप बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो है एक स्ट्रीम में, ठीक है, अगर ये मेरे पास वाटर टेबल है, एक स्ट्रीम में किसी पॉइंट के ऊपर मैं इस करंट मीटर को रखूंगा, तो करंट मीटर में भी इस तरह की आपके पास एक फैन की शक्ल की चीज होती है, तो उस फैन जो आपके पास होंगे वो क्या होंगे, वाटर पानी की जो वेलोसिटी क्या उसको रोटेट करेंगे या नहीं? जी, तो जो रोटेट करेंगे ना, तो जितनी नंबर ऑफ रोटेशन होगी उस नंबर ऑफ रोटेशन को यूज करके हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? Working a current by placing a current meter at a point in a stream and counting the number of revolutions. जो number of revolutions करेगी ना ये of the rotor during a time interval, the velocity of water at that point is determined. उस पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी को मेजर करेंगे। इसकी जो करंट मीटर के हमारे पास दो किस्म के करंट मीटर होती है, एक हमारे पास होती है वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर। ठीक है, ये वाला मेरे पास वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर है। वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर में मतलब ये कि आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस है, और इस वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट जो है ये कप आपके पास इस डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट जो है, अब इसके ऊपर पानी आएगा ना इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो ये इस कप को यहाँ पे लेकर आएगा, तो वो वाला कप यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसके साथ जब पानी टकराएगा तो वो वाला कप यहाँ पे आ जाएगा, ये पिछला वाला कप यहाँ पे चलेगा, तो ये कप्स हमारे पास क्या होंगे, रोटेट होंगे। इसमें जो कप्स है, जो नंबर ऑफ कप्स है, ये मेरे ख्याल में 6 नंबर ऑफ कप्स होते हैं। ठीक है, 6 नंबर ऑफ कप्स इसमें इंस्टॉल किए होते हैं। तो ये मेरे पास अब ये नंबर ऑफ कप्स की जो रिवोल्यूशन होगी, इसके नीचे इसके साथ एक साउंडिंग वेट लगी होती है। साउंडिंग वेट इसलिए कि आपके पास ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कप असेंबली चेक कप्स ऑन ए वर्टिकल एक्सिस। इसके साथ साउंडिंग वेट भी होती है। साउंडिंग वेट मतलब ये कि आपके पास ये जो सेटअप हो ना, अब अगर इसके साथ कोई वेट वगैरह ना हो तो जो पानी की वेलोसिटी होगी इसको ड्रैग कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, तो इसको अपनी पोजीशन पर स्टेबल रखने के लिए इसके साथ एक वेट को अटैच किया जाता है ताकि ये अपनी पोजीशन पे रहे, खड़ा रहे और स्टेबल रहे। अब जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, अब इसके साथ मेरे पास इसके साथ जो है एक असेंबली इंस्टॉल होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अब और स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ जाती है, डिजिटल स्क्रीन इसके साथ अटैच होती है, उसके स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ जाती है कि आपके पास 35 रिवोल्यूशन हो गई है, 36 रिवोल्यूशन हो गई है, 30। अब फर्ज करें आपके पास 35 रिवोल्यूशन हुई है 35 सेकंड्स में। ठीक है, तो जो नंबर आप सॉरी आपके पास फर्ज करें 35 रिवोल्यूशन हुई है, तो उस 35 रिवोल्यूशन को, इसके लिए फार्मूला है, उस 35 रिवोल्यूशन को यूज करके आप इससे क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। किस तरह, देखिए
इसके लिए जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एन। ए हमारे पास एक कांस्टेंट है, बी भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, और एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है पर सेकंड। अब एक सेकंड में परस करे उसने 10 रिवोल्यूशन किए हैं, एक सेकंड में उसने हमें 10 रिवोल्यूशन की रीडिंग दी है, तो 10 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ए और बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ए और बी की वैल्यू जो है ये जो ये हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर जो है, अब ये देखें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अगेंस्ट जो है ये इस डायरेक्शन में, ये जो प्रोपेलर है ना, ये देखिए इसको प्रोपेलर कहा जाता है। ये कप की शक्ल में नहीं है बल्कि प्रोपेलर की शक्ल है। अब ये प्रोपेलर जो है ये इस तरह रोटेट होगा पानी की वेलोसिटी की वजह से, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर कहा जाता है। अब ये जो इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है ना ये वाला, अब इस स्पेसिफिकेशन में इस करंट मीटर के स्पेसिफिक ये ए वाली वैल्यू और बी की वैल्यू ये दोनों भी मेंशन होती है। ये वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, के कौन सी कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर रही है। तो जो कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार करती है वो कंपनी इसके ऊपर ये दो जो कांस्टेंट्स है ना इसकी वैल्यू लिख देती है कि आपके पास ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। फील्ड में हमने जाके सिर्फ इन की वैल्यू को मेजर करना होगा, और फिर फार्मूला में ए और बी की वैल्यू तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी हुई है, तो इन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो सिंपली इस फार्मूला को यूज करके हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकेंगे। बात की समझ आ गई या नहीं? यस सर आगे। और जो ए और बी की वैल्यू है ना वो जो कंपनी इसको बनाती है ना, जो कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को बनाती है, तो इसके एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेती है ताकि ये इंस्ट्रूमेंट हमें सही तरीके से रिकॉर्डिंग दे। और उसके लिए फिर ये दो कांस्टेंट जो है ये हमें ये वैल्यू और लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास ये जो दो कांस्टेंट है ए और बी की वैल्यू ये आपके पास इतनी इतनी होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। अच्छा जी, I don't know. सर आज के लिए काफ़ी है। नहीं बस आज ये लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। दोनों यहाँ पे अब फॉर्मेटिंग में कोई मसला है? अच्छा, रेटिंग ऑफ द करंट मीटर मीन्स कि आपके पास एक करंट मीटर की ए और बी की वैल्यू दूसरे करंट मीटर से डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरर जो इसकी जो कंपनी है वो भी डिफरेंट होगी। इसकी डायमेंशन वगैरह आपके पास चेंज हो सकती है, इसकी जो कैलिब्रेशन है वो भी आपके पास चेंज हो सकती है, तो इसीलिए आपके पास जो वैल्यूज होगी वो आपके पास डिफरेंट होगी। और जिस तरह पिछले स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास डिफरेंट होती है अलोंग द डेप्थ, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है आपने आप 0.6 डी के ऊपर लेने होगी। अगर आपके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो फिर इस तरह कर ले कि 0.8 और 0.2 दोनों के ऊपर रीडिंग ले और इससे आप एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर ले। द लेटर मेथड इज मोर एक्यूरेट बट इन शेलो क्रॉस सेक्शन, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है 0.2 और 0.8 के ऊपर अगर आप मेजर कर ले, लेकिन अगर आपके पास डेप्थ बहुत कम है तो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप 0.2 डी और 0.8 डी के ऊपर रीडिंग ले, तो बस 0.6 डी के ऊपर भी अगर आप रीडिंग ले सिंगल वैल्यू को यूज कर ले तो वो भी काफी है, वो भी एनफ है। लास्ट में भी इस लेक्चर के लास्ट में भी एक न्यूमेरिकल है, चले ये जो पहला न्यूमेरिकल हमने छोड़ा हुआ है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल था जिसको हमने छोड़ा था। द डेटा pertaining to a stream gauging operation at a gauging site are given below. The rating equation of the current meter is V is equal to 0.5 times ns plus 0.03। ये जो ns है इसमें ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड है, और ये a और b वो कांस्टेंट है जो कंपनी वालों ने हमें दिए हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने हमें दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास a और b की वैल्यूज गिवन है। ns is the revolutions per second, calculate the discharge in the stream। अब हमने डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है। जो डेटा हमारे पास गिवन है ये हमारे पास डेटा गिवन है। डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वाटर एज, यानी लेफ्ट वाटर एज मतलब देखे ये लेफ्ट वाटर एज से हमारे पास जो डिस्टेंसेस गिवन है वो देखे, पहले तो 0 पॉइंट हो गया ना ये वाला 0 पॉइंट, फिर इसके बाद जो दूसरा गिवन है वो 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 12, यानी जो पहला है वो हमारे पास है 1 मीटर है और बाकी सारे 2 है, और जो लास्ट वाला है ये भी 1 मीटर है। ठीक है, देखें तो डेप्थ है हमारे पास हर एक ये जो डेप्थ है हमारे पास ये वाला डेप्थ, ये हमारे पास ये भी गिवन है कि जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है
जीरो पहले पॉइंट के ऊपर तो जीरो होगी ना, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे तो डेप्थ है ही नहीं। इस पॉइंट के ऊपर जो डेप्थ है हमारे पास वो कितनी है 1.1, दूसरे पॉइंट के ऊपर 2, फिर 2.5, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इसके पॉइंट के ऊपर ये भी, यहाँ पे भी तो जीरो डेप्थ होगा ना, ये भी हमारे पास गिवन है। रिवोल्यूशन ऑफ करंट मीटर केप्ट एट 0.6 डेप्थ। अब यहाँ पे देखें कि जो रिवोल्यूशन हमारे पास गिवन है वो 0.6 डेप्थ के ऊपर गिवन है, तो इसका मतलब ये कि इस फार्मूला में सिर्फ इस रिवोल्यूशन को पुट करके मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मुझे मीन वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको यहाँ पे 0.6 डी के बजाय 0.8 डी गिवन होता या कोई और डेप्थ गिवन होता, या अगर आपके पास 0.2 डेप्थ के ऊपर डिफरेंट गिवन होती और 0.8 डी के ऊपर, तो फिर उन दोनों की से हम वेलोसिटी को फाइंड कर लेते और उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे चूंकि 0.6 के ऊपर हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डायरेक्टली जो है मीन वेलोसिटी गिवन है। तो मीन वेलोसिटी के लिए जो रिवोल्यूशन है हमारे पास वो गिवन है, पहले पॉइंट के ऊपर तो जीरो, दूसरे के ऊपर 39, फिर 58, फिर 1 फेल, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर भी जीरो, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट तो और पहला वाला पॉइंट तो असल में एंड पॉइंट्स है ना। ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आपके पास उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने ड्यूरेशन में इतनी रिवोल्यूशन हुई है। अब 39 रिवोल्यूशन हुई है, लेकिन आपके पास कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। 58 हुई है 100 सेकंड में। 152 रिवोल्यूशन 150 सेकंड में। 90 रिवोल्यूशन 150 सेकंड में। 45 रिवोल्यूशन 100 सेकंड में। हमने इस फार्मूला में जो एन की वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है ये 39, वो तो 100 सेकंड में गिवन है, तो मैं किस तरह करूंगा, क्या करूंगा, 39 को पहले 100 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 0.39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो अब ये वाली वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा। The calculations are performed in a tabular form for the first and last section। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट और लास्ट सेक्शन के लिए जो एवरेज विड्थ होगा वो आपके पास डिफरेंट होगा, और जो रिस्ट सेगमेंट होंगे उसके लिए आपके पास डिफरेंट होगा, जो दरमियान वाले हैं। अब देखिए सारे सेगमेंट्स के दरमियान हमारे पास 3 और 1 के दरमियान ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सारे सबके दरमियान 2 मीटर डिफरेंस गिवन है। देखें सबके दरमियान यहाँ पे ये जो डिफरेंस गिवन है ना, ये मेरे पास 2 मीटर गिवन है, यहाँ पे ये भी 2 मीटर है और ये वाला भी 2 मीटर है, 2 मीटर, और ये वाला भी 2 मीटर है। ठीक है, अब इस डेप्थ के साथ मैंने जो मल्टीप्लाई करना होगा तो हाफ ये वाला मल्टीप्लाई करना होगा और हाफ ये वाला मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो W2 डिवाइड बाई 2 प्लस W3 डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 2 प्लस W3 भी 2 की बराबर है, 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2, तो ये 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास जो मीन वेड्थ होगा इस के लिए तो मेरे पास कितना होगा, 2 का बराबर होगा या नहीं, जी बताए ना। यस सर बराबर होगा सर, ये W2 और W3 गिवन है सर। जी दोबारा, ये 2/2 + 2/2 एक दोबारा करें। अच्छा देखें यहाँ पे ये W2 जो है ये वेट है ना, ठीक है, पहले पॉइंट की जो वेट हमारे पास गिवन है ना, 0 से लेके पहले तक 1 है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास कितनी है 1 मीटर। फिर इसके बाद जो मेरे पास गिवन है ये वाला मेरे पास है 2 मीटर, और इसके बाद जो मेरे पास गिवन है ये W3 ये मेरे पास गिवन है 2 मीटर। क्यों, देखे यहाँ पे 0 से लेके 1 है, फिर 1 से लेके 3 है, तो 1 से लेके 3 तक मतलब ये है कि इस 1 के बाद 3 तक हम जा रहे हैं, तो 3 - 1 कितना होगा 2 होगा या नहीं। यस ठीक सर। है, इसी तरह 2 वाला ये भी है। तो अब जिस पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी दी गई है वो ये वाला पॉइंट है। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी दी गई है, जो डेप्थ हमें दी गई है वो इस पॉइंट के ऊपर है। देखें जो डेप्थ हमें दी गई है ना, डेप्थ वो 1 के ऊपर हमें कितनी दी गई है 1.1, 1 कौन सा था ये वाला। अब 1 के ऊपर जो डेप्थ हमारे पास गिवन है, ये टोटल डेप्थ हमारे पास कितनी है 1.1। अब इसी तरह दूसरे पॉइंट के ऊपर हमें कितनी गिवन है, ये दूसरा पॉइंट है, सॉरी हाँ दूसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितनी गिवन है 2, यहाँ पे मेरे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 2। ठीक है, ये डेप्थ मेरे पास। अब इस डेप्थ के साथ मैंने कौन सा वेट मल्टीप्लाई करना होगा, हाफ ऑन दिस साइड प्लस हाफ ऑन दिस साइड। तो ये इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ आपके पास W2 डिवाइड बाई 2 का बराबर होगा या नहीं। और इसी तरह जो W3 है इसका हाफ कितना होगा, W3 डिवाइड बाई 2 होगा या नहीं। तो W2 डिवाइड बाई 2 यानी 2 डिवाइड बाई 2 तो 1, W3 डिवाइड बाई 2 W3 की वैल्यू कितनी है 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, 1 + 1 2, ताकि पास इसकी जो एवरेज वेट 2 की आपके पास 2 होगी या नहीं, 2 की वैल्यू आएगी या नहीं।
हाफ ऑन वन साइड प्लस हाफ ऑन द अदर। यस सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और जो पहला और लास्ट सेगमेंट है उसके लिए फार्मूला डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है कि क्योंकि जो पहला और लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें यहाँ पे ये ट्रायंगुलर सा पोर्शन भी आ रहा है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली हाफ हाफ नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो फार्मूला गिवन है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। इसके लिए जो फार्मूला था हमारे पास वो ये वाला फार्मूला था, ये वाला। तो इस फार्मूला को यूज कर लेंगे। इस फार्मूला में जो पहला था वो हमारे पास था 1। देखे, जो पहली रीडिंग थी हमारे पास वो कितनी थी? 1। यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास किस चीज की बराबर थी? देखें, ये देखे 1 की बराबर है। ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 की बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। जो दूसरा है उसकी वैल्यू 2 की बराबर है, ये 2 की बराबर है। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इस फार्मूला को यूज करके उसकी एवरेज वेट पे मैंने फाइंड कर दिया। उसके लिए भी 2 मीटर आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो एवरेज वेट होगा, जो सबसे पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट के ऊपर तो ना आपके पास कोई डिस्टेंस है ना कोई वेट वगैरह है, तो 0 होगा। इसके बाद सबके लिए मेरे पास 2 आ रही है। ठीक है, सबके लिए 2 आएगी। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर भी तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा। इस कॉलम की समझ आ गई है कि ये कॉलम किस तरह हमारे पास आया है? यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, जो सेकंड कॉलम है डेप्थ, ये हमारे पास गिवन है। सेकंड कॉलम जो है जो हमारे पास गिवन है 0, 1.1, 2, 2.5, 2, 1.7, 1 और 0। तो ये वही वैल्यूज दोबारा हमने यहाँ पे लिख ली है। ये वाला कॉलम हमारे पास गिवन डेटा में है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड तो हमारे पास गिवन नहीं थे, ये तो हमारे पास गिवन थे 100 सेकंड के लिए। देखिए 100 सेकंड के लिए, 150 के लिए। तो 10 डिवाइड बाई 100, 112 डिवाइड बाई 150, तो इसे हमारे पास पर सेकंड में आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हमने यूज कर लिया, इन दोनों वैल्यूज को। इज इट क्लियर और नॉट? 39 डिवाइड बाई 100, 58 डिवाइड बाई 100, 112 डिवाइड बाई 150, 90 डिवाइड बाई 150, 45 डिवाइड बाई 100, 30 डिवाइड बाई 100। 30 डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.3। 0.3। ये वाला कॉलम क्लियर है जी? अच्छा, अब वेलोसिटी की बारी आती है। तो वेलोसिटी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन था? तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब वेलोसिटी के कॉलम को फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होगा? ये वाला फार्मूला होगा, 0.51 प्लस एन एस मल्टीप्लाई बाई एन एस प्लस 0.03। अब एन एस क्या चीज़ है? एन एस ये वाला कॉलम है। तो इस फार्मूला में एन एस पहले पुट कर ले 0.30, तो 0.30 जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस फार्मूला को यूज करके 0.5151 इंटू एन एस प्लस 0.03, इस तरह का कोई फार्मूला है ना, यही है। हाँ, तो इसको यूज करके ये वाला कॉलम मैं फाइंड आउट कर लूंगा। कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है सर, ये डिस्चार्ज अभी। और सेगमेंटल डिस्चार्ज हमारे पास क्या होगा? सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई, अब जो एवरेज वेट थे ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसके साथ वेलोसिटी को मेजर करूंगा। तो हर एक स्टेप के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्चार्ज आएगा। तो हर एक स्टेप का जब डिस्चार्ज आएगा, इन सबको मैं जब ऐड करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, तो मेरे पास टोटल डिस्चार्ज आएगा। और ये टोटल डिस्चार्ज किस चीज का होगा? ये टोटल डिस्चार्ज इस पूरे स्ट्रीम का होगा। इज इट क्लियर? यस सर। माइक्रोफोन्स का ऑफ कर ले। टिल यस नाउ, सर, ठीक है। till now if you have any question or any confusion you can ask me. सर ये ट्रायंगुलर पोर्शन अगर मिड में आ जाए तो फिर भी हम फॉर्मूला चेंज करेंगे? ट्रायंगुलर पोर्शन बेटा आपके पास मिड में किस तरह आ सकता है? ये तो हम खुद डिवाइड कर रहे हैं ना किसी सेक्शन को, किसी नहीं सर, स्ट्रीम के। अगर वो स्ट्रीम स्ट्रक्चर इस तरह हो जिसमें उसमें अप्स एंड डाउन हो। अगर उसमें आपके पास अप्स एंड डाउन्स हो तो फिर आपके पास जिस जिस पॉइंट्स के ऊपर ट्रायंगुलर से शेप्स आएंगे तो उसके ऊपर आप ये ट्रायंगुलर वाला फार्मूला अप्लाई करें। जितने भी बाकी रिमेनिंग यानी एक्सट्रीम जो सेक्शंस होंगे ना, एक्सट्रीम, यानी फर्ज करें मैं अगर ड्रा कर दूं, ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह की कुछ शेप बन रही है, ठीक है, इस तरह की शेप बन रही है। यस सर। अब यहाँ पे आपने डिवीजन कर दी, यहाँ पे आपने कर दी, तो ये वाला जो एक्सट्रीम होगा और ये वाला जो एक्सट्रीम होगा, इसके ऊपर ट्रायंगुलर वाला फार्मूला, ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, इसके ऊपर ट्रायंगुलर वाला, और बाकी जितने भी सारे होंगे उसके ऊपर रेक्टेंगुलर वाला। ओके सर। अच्छा जी, सबसे लास्ट में इस लेक्चर का एक न्यूमेरिकल है स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप के ऊपर।
स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप के ऊपर पहले मैं आपको इसका मकसद समझा दूं कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि स्टेज का डिस्चार्ज के साथ ताल्लुक को फाइंड करना क्यों जरूरी है, हमें हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए स्टेज हमारे पास क्या चीज है, डेप्थ है। डिस्चार्ज हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन को फाइंड करके हमें क्या फायदा होगा। देखिए अगर आपके पास किसी चैनल में फ्लड आने का खतरा है, ठीक है, अब फ्लड आने का खतरा है तो यूजुअली न्यूज में हमें क्या सुनाया जाता है कि आज जो है पानी की डेप्थ जो है इससे ज्यादा हो गई है, या पानी की डिस्चार्ज इतनी क्यूसिक हो गई है। बाज औकात आपके पास ये आसान तो नहीं है ना कि हर वक्त किसी स्ट्रीम का डिस्चार्ज हम मैयर कर सके। हर वक्त किसी स्ट्रीम का डिस्चार्ज हम मैयर कर सकते हैं? सर कर सकते हैं लेकिन बहुत नो सर। मुश्किल। कर सकते हैं, नहीं डिफिकल्ट। अगर परस करें आपके पास उसी चैनल में उसी राइवर में आपके पास सैलाब आया हुआ है, तो सैलाब के दौरान हम अपनी जिंदगी तो रिस्क में नहीं डाल सकते ना, यस सर। नहीं कर सकते ना। यानी उस वक्त हम डिस्चार्ज को मैयर नहीं कर सकते। अब अगर परस करें मेरे पास ये एक रिलेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इस लाइन के ऊपर ये मैंने डी ड्रा किया हुआ है और ये मैंने क्यू ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे पास डेटा मौजूद है, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास इस पॉइंट तक मेरे पास डेटा मौजूद है। और परस करें यहाँ पे मेरे पास 10 मीटर की रीडिंग है। अब परस करें फ्लड के दौरान आपके पास ये रीडिंग यहाँ पे आ गई 18 मीटर तक। अब यहाँ पे इस 18 मीटर के अगेंस्ट मैं डिस्चार्ज के वैल्यू को किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मेरे पास ग्राफ है ही नहीं, तो इस ग्राफ को मैं क्या एक्सट्रापुलेट कर सकता हूँ? एक्सट्रापुलेट, जी कर यस सकता हूँ सर। या नहीं? तो इस ग्राफ को मैं एक्सट्रापुलेट कर यस लूंगा, सर। तो इस ग्राफ के 18 मीटर के अगेंस्ट मुझे डायरेक्टली यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा स्टेज स्टार रिलेशनशिप का, कि हमारे पास उस रिलेशनशिप को, उस ग्राफ को यूज करके हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस डिस्चार्ज को फाइंड कर सकेंगे। तो जिस पॉइंट के ऊपर अब सैलाब के दौरान हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डिस्चार्ज को मैयर कर लें, तो उस केस में हम सिर्फ डी की वैल्यू को डायरेक्टली यूज किया डिस्चार्ज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त दरिया में इतनी डिस्चार्ज है, ठीक है। यस सर। अच्छा, स्टेज डिस्चार्ज जो रिलेशनशिप है इसके लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू सी आर इंटू जी माइनस ए पावर बीटा। ये हमारे पास इसका जेनेरिक फॉर्म है। इस दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम लाग ले ले, ठीक है, लाग ऑफ क्यू इंटू लाग ऑफ दिस साइड। अब लाग के रूल्स आपने पढ़े होंगे, लाग के रूल्स के लाग ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू लाग ऑफ एक्स। यानी जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, उसको मैं यहां पर लेकर आ सकता हूं या नहीं? ये यस। लॉगरिथमिक का रूल है ना। अब यहाँ पे इस साइड के ऊपर मैं लॉग लूंगा तो पावर में बीटा है, तो उस बीटा को मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। ये लॉगरिथमिक का रूल है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एक हो गया। और यहाँ पे इसके साथ सी आर भी है मल्टीप्लिकेशन में। लॉगरिथमिक का एक और रूल भी है कि log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। दोनों को मैं अलग भी कर सकता हूँ समेशन में। तो सी आर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बीटा log जी माइनस है प्लस log ऑफ सी आर। दोनों को मैंने अलग भी कर दिया, ठीक है। कर सकता हूँ या नहीं? यस सर ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इस log ऑफ क्यू को अगर मैं वाई नाम दे दूं, इस बीटा को अपनी जगह पे रहने दूं, बीटा ही कह दूं, log ऑफ जी माइनस ए को मैं कह दूं एक्स, और इस log ऑफ सी आर को मैं कह दूं बी। तो इस तरह का इक्वेशन आपने पहले देखा हुआ या नहीं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या बाज बुक में इस तरह लिखा हुआ था आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के बुक में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये इक्वेशन याद है? यस सर याद है सर। और ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्या क्वाड्रेटिक है? रियली नहीं है। लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास जो पावर है इसका 1 है। तो अब ये देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो असल में इस लीनियर इक्वेशन का क्या फायदा है, इसको लीनियर इक्वेशन में हम कन्वर्ट क्यों करना चाहते थे? वजह इसकी ये थी कि अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह की शक्ल की हो, तो फिर इस तरह के ग्राफ को आप किस तरह एक्सट्रापोलेट करेंगे? कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो एक कर्व सी शक्ल है। अगर मेरे पास इस तरह की ग्राफ हो कि एक स्ट्रेट लाइन हो, एक लीनियर लाइन हो, तो फिर उसको डायरेक्टली मैं एक्सटेंड करके अपने लिए वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो इसीलिए स्टेट स्टार रिलेशनशिप को लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर जो है आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम आसानी से डी के अगेंस्ट डिस्चार्ज को फाइंड कर लें। बात की समझ आ गई है, कहानी की समझ आ गई है?
यस सर। अच्छा, अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर सारे फार्मूलाज गिवन है कि आप बीटा को किस तरह फाइंड करेंगे, बी को किस तरह फाइंड करेंगे, सी आर हमारे पास गिवन है। तो इस आप लोगों का टास्क ये है कि इसके ऊपर आपने ये न्यूमेरिकल जो है खुद से देखना होगा, स्लाइड्स में इसका सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इस न्यूमेरिकल को पढ़ना है, खुद से समझना है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप पढ़ ले, अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन पूछे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर तो मेरी बारी होगी क्वेश्चन पूछने की, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक इसी न्यूमेरिकल से गो थ्रू हो कि इसमें हमने क्या पॉइंट किया। अब देखें, जो जो नेचुरल हमारे पास जो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो इसकी जो जेनेरिक फॉर्म थी ना रिलेशन की, वो मेरे पास थी क्यू इज इक्वल टू सी आर इंटू जी माइनस ए पावर बीटा। तो इसमें सारे वैल्यूज को फाइंड करके ये मेरे पास जेनेरिक फॉर्म आ गई है, जी माइनस ए इंटू बीटा। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन में, अब क्यू को, अब इसमें ए और जी की वैल्यू को मैं इनकॉर्पोरेट करके डायरेक्टली क्यू को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है 7.5, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है 7.5, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। और जो जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू असल में क्या चीज़ है हमारे पास, गेज है। गेज, या जिसको हम स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है हमारे पास असल में, ये वो डेप्थ है। तो सिर्फ डेप्थ को यूज करके हम किस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। यस सर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से गो थ्रू हो, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर, इंशाल्लाह। यस सर।